हमारे साथ इस वक्त लॉजी के मशहूर डॉक्टर डॉक्टर नीरज कुमार जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से जो अस्थमा रोगी हैं वो जो है जब वो हार्ट में दिक्कत बढ़ती है तो कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो। धन्यवाद समय देने के लिए सर। सर, बेसिक देखा जाता है कि जो सांस लेने की जो प्रॉब्लम होती है तो वो सीधे जो है वो किसी फिजिशियन के पास जाते हैं या अस्थमा रोगी या बताते हैं कि आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है। दिल की धड़कन तेज होने के क्या क्या कारण होते हैं सर? देखिए, जहां तक सांस की बीमारियों का संबंध है दिल की गति को चेंज करने को लेकर, सांस की बीमारियों में गति बहुत तेज भी हो सकती है, धीमी भी होती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी कितनी पुरानी है। अमूमन तो क्या होता है कि जब एक्यूट अटैक्स होते हैं, किसी को अस्थमा का एक्यूट अटैक हुआ या उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ या कोई सांस की चलती कोई एलर्जी ऐसी होगी अचानक से, जैसे आजकल फ्लू चल रहा है, वायरल बीमारी चल रही है, तो ऐसी कंडीशंस में अमूमनतः जो हमारी धड़कनें हैं वो तेज होती हैं। लेकिन अगर ये मर्ज आपका बहुत पुराना है, आप पुराने क्रोनिक अस्थमेटिक हैं, तो धीरे धीरे करके ये जो है जो हृदय गति को कम कर देता है और आपकी जो हार्ट रेट है वो सामान्य से कम चलती है, जैसे 50 और 60 के बीच में चलेगी। तो दोनों तरह की समस्याएं आती हैं, आपकी गति तेज भी हो सकती है और आपकी हृदय की गति धीमी भी हो सकती है। सर, जब अचानक खांसी तेज आने लगे और बीपी बढ़े तो धड़कनें भी तेज होने लगती तो उसमें उस वक्त फिर मरीज को क्या करना चाहिए? देखिए, कई बार क्या होता है कि अचानक से बीपी, हम बैठे हैं, हमारा अचानक से बीपी बढ़ा, रात में सो रहे थे या जग रहे थे, किसी बहुत तेज बीपी बढ़ता है और बीपी बढ़ने के बाद फिर खांसी आने लगती है और वो खांसी अगर आपकी लगातार बढ़ रही है या इंटेंस है, आपको परेशान कर रही है, तो समझ लीजिए, और उसमें आपको बलगम भी बन रहा है, आपको खांसते हुए आपको गड़गड़ की आवाज आ रही है, तो समझ लीजिए कि आपके लंग्स के अंदर पानी आ गया है, जिसको कि मेडिकल टर्म्स में पल्मोनरी इडीमा बोलते हैं। ये आपका तब आता है जब आपका लेफ्ट हार्ट जो है वो पूरी तरह से फेल हो जाता है, चाहे वो हार्ट अटैक की वजह से हुआ हो, बीपी बढ़ने की वजह से हुआ हो या सांस की किसी दिक्कत की वजह से हुआ हो। तो उस कंडीशन में हमारा जो क्या होता है कि जो लंग्स होते हैं वो हार्ट जो ब्लड होता है लंग्स से उसको लेना होता है, वो उस मात्रा में नहीं ले पाता और वो सारा ब्लड हमारा लंग्स के अंदर रुक जाता है और अचानक से लंग्स हमारे इतने गीले हो जाते हैं कि वो उसका जो पानी होता है ब्लड का वो हमारे लंग्स के अंदर भरने लगता है और वही खांसी करके हमको बार बार जो है थूक बनने लगेगा, वाइट वाइट डिस्चार्ज आने लगेगी, इवन ब्लड की खांसी भी आपको आ सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी इमरजेंसी होती है, क्योंकि इसमें आपके लंग चोक होकर आपके पूरे हार्ट और लंग दोनों सिस्टम को रोक सकते हैं। तो अगर आपका बीपी बढ़ा है या आपको हार्ट की कोई समस्या या आपके सीने में तेज दर्द हुआ, जिसको कि हम लोग हार्ट अटैक समझ सकते हैं, और उसके बाद आपको खांसी आने लगे, बिना किसी देरी के आप तुरंत ही किसी नियर बाय फिजिशियन को, और अगर आपके पास कोई कार्डियक यूनिट आसपास अवेलेबल है, आप सीधा वहां पर जाएंगे, क्योंकि ये एक इमरजेंसी है। इसमें अगर समय पे इलाज नहीं मिला तो डेफिनेटली आपका हार्ट रुकेगा और आप किसी बड़ी प्राणघातक समस्या में फंस सकते हैं। इसको निश्चित रूप से हमको इसको केवल खांसी की तरह इग्नोर नहीं करना है, आपको तुरंत किसी कार्डियक यूनिट में जाना पड़ेगा। जब खांसी लगातार आती है तो पहले लोग फिजिशियन के पास जाते हैं और दिखाते हैं तो मालूम चलता है कि आपको ब्रोंकाइटिस हो गई है या एलर्जी प्रॉब्लम हो गई है। फिर अचानक खांसी बढ़ने लग जाती है, पर दिल की जो धड़कन जो तेज होती है उस पर अमूमन मरीज क्यों नहीं ध्यान देते हैं? देखिए, होता क्या है कि हम एक बीमारी जिसके लक्षण कॉमन होते हैं, जैसे कि सांस की बीमारी में जो कॉमन लक्षण होते हैं वो होते हैं सांस का फूलना और सीने में दर्द। यही दोनों लक्षण हार्ट की बीमारी में भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, सांस का फूलना और सीने में दर्द। तो जब किसी को दो बीमारी एक साथ होती हैं तो एक बीमारी दूसरी बीमारी को कॉमनली मास्क कर जाती है, और फिजिशियंस भी कई बार ऐसा हो जाता है कि आपकी जो एक्यूट बीमारी है, जो जिसका प्रेजेंटेशन फिलहाल ज्यादा हो रहा है, वो उसकी तरफ ध्यान देते हैं, तो उस कंडीशन में दूसरी बीमारी छिप भी सकती है। तो सीने में दर्द, सांस फूलना और उसके साथ अगर आपकी धड़कन ज्यादा है, और दूसरा आप ये भी बताना चाहते हैं कि जो ईसीजी, जो हमारे जैसे जब किसी की धड़कन तेज होती है तो हम लोग ईसीजी कराते हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि ईसीजी में जो चेंजेस आते हैं वो ठीक वही चेंजेस होते हैं जो हार्ट अटैक में आते हैं, लेकिन वो चेंजेस बिना हार्ट अटैक के, जो अगर पुरानी आपकी लंग्स की बीमारी है तो उसमें भी आपको ईसीजी चेंजेस मिल सकते हैं। तो यहाँ पे भी फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि उस इसी चेंजेस को हम हार्ट अटैक का चेंज माने या लंग्स का। तो बेसिकली अगर ऐसी कंडीशन आती है जहां पे आपकी गति अनियंत्रित हो रही है,
आप अस्थमेटिक हैं या आपको सांस की कोई एक्यूट प्रॉब्लम हुई है, तो निश्चित रूप से हमको दोनों चीज़ों का कंसल्टेशन कराना चाहिए। चाहे वो आप लंग्स के, अगर आप फिजिशियन पल्मोनोलॉजिस्ट के पास गए हैं तो आपको एक बार हार्ट को भी दिखा लेना चाहिए। और अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास आए हैं, कार्डियक फिजिशियंस के पास आए हैं, तो आपको लंग्स वाले को भी दिखा लेना चाहिए। एक मिथक है सर कि खांसी बहुत तेज आ रही है तो लोग कहते हैं खांसी आ रही इसलिए धड़कन तेज हो गई। तो क्या वो जैसे कि एक दिन हुआ 2 दिन हुआ, पर अगर लगातार चल रही है तो दिक्कत है कि वो खांसी के कारण भी दिल की धड़कनें तेज होती, जब तेज खांसी आती बलगम ज्यादा निकलता है। देखिए, नॉर्मली जो हमारी धड़कन है वो 60 से 90 एक सीमित धड़कन मानी जाती है, संतुलित। 100 तक हम लोग बियर कर लेते हैं। लेकिन अगर धड़कन आपके लगातार 100 के ऊपर चल रही है, चाहे वो लंग्स की बीमारी की वजह से हो, सिंपल बुखार से हो, किसी भी कंडीशन में हो, अगर वो धड़कन आपके 100 के ऊपर चल रही है, और 140 के ऊपर तो खतरनाक हो जाता है। अगर आपकी धड़कनें इतनी चल रही हैं तो चाहे आपको कोई भी बीमारी हो या ना हो, तो अपने आप में ही आपके हार्ट को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए काफी है। तो धड़कन का बढ़ना कहीं से भी सही नहीं माना जाता है, चाहे आपकी बीमारी है या नहीं है। अगर आपकी धड़कनें लगातार तेज चल रही हैं और आप किसी चीज का इलाज ले रहे हैं, फिर भी आप उसको इग्नोर मत करिए। उसका इवैल्यूएशन, उसकी जांच पड़ताल जरूरी है, क्योंकि एक सीमा के बाद जब धड़कनें बढ़ने लगती हैं तो हमारा जो हार्ट का पंपिंग है वो कंप्रोमाइज होता है। हमारा हार्ट जो है वो इफेक्टिवली कम काम करता है। पहले ठीक काम करता है सामान्य धड़कन में, और धड़कन बढ़ेंगी तो कम काम करेगा। तो उस कंडीशन में हमको हार्ट अटैक, इवन हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। क्या अधिक खांसी से भी दिल की धड़कनें बढ़ती हैं? जी, अधिक खांसी, अगर एक्यूटली किसी को, आज जैसे हमको इन्फेक्शन हुआ है और हमको बहुत तेज खांसी आ रही है, क्योंकि हार्ट जो है वो हमारा कंप्रोमाइज हो गया है, क्योंकि हार्ट और लंग एक यूनिट है। जी। हार्ट अपना सारा खून लंग्स में भेजता है उसको साफ होने के लिए, और साफ होके वो वापस हार्ट के बाएं हिस्से में आ जाता है। जी। तो अगर हमारे लंग्स काम नहीं करेंगे, प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हार्ट का जो दाहिना हिस्सा है उस पर प्रेशर बनता है, और वो प्रेशर आपको चेस्ट पेन करा सकता है, इवन आपको हार्ट अटैक करा सकता है, और हार्ट ब्लॉक भी करा सकता है। तो धड़कनों का गड़बड़ होना सांस की बीमारियों में ये एक अच्छा संकेत नहीं है। इसका हर कंडीशन में इवैल्यूएशन जरूरी हो, चाहे हमारी धड़कन बढ़ रही है, धड़कनें कम भी हो सकती हैं, इवन आप हार्ट अरेस्ट में जा सकते हैं जिसमें धड़कन अचानक से रुक जाती है। तो इसका इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। सर, अस्थमा, हार्ट रेट बढ़ना और बीपी, ये 3 चीज अगर लाइन से लिया जाए तो फिर किस तरह से रोगी जो मरीज है उसको देखना चाहिए उसको? जी, ये जैसे अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, अब तो थोड़ा सा कम हो गया। सर्दी के मौसम में क्या होता है कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है, हमारा जो ठंडी हवाएं हैं जो हम लोग सांस लेते हैं, वो उतने तरह से गर्म नहीं हो पाती हैं, तो काफी मात्रा में ठंडी हवाएं हमारे सांस के अंदर, लंग्स के अंदर जाती है, जिससे कि वहाँ की जो सांस की नलियां हैं वो संकुचित होने लगती हैं। उससे एक अस्थमेटिक फीलिंग आती है, आपके सांसों में सीटियों की आवाज आने लग जाएगी, एक अस्थमेटिक फीलिंग आती है। इससे क्या होता है कि जो हमारा लंग्स हैं वो कंजस्ट कर जाते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो हार्ट को प्रॉब्लम होती है, और उसी सांस के चलते जो लंग कंजेशन है, हमारा बीपी भी शूट कर जाता है। कई बार ऐसा, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आपको जब एस्थमेटिक अटैक आते हैं तो आपका बीपी 200, सवा 200 तक पहुंच जाता है, आपकी धड़कन 160, 180 तक पहुंच जाएंगी। तो ये बेसिकली ये वो फेज होती है जब आपका हार्ट कंप्रोमाइज हो रहा होता है। अगर आप इसको वहां पे उचित आपको इलाज नहीं मिला उस समय पे, तो आप किसी भी कंडीशन में, एक्यूट कार्डियक कंडीशन में, चाहे वो एमआई की हो, हार्ट फेलियर की हो, या पल्मोनरी इडिमा की हो, आप उसमें आप जा सकते हैं। और इसमें कि वो जैसे ही हम इसको, आपके लंग को डिकंजस्ट करेंगे, अस्थमा का आपको प्रॉपर इलाज हो गया, आप नेबुलाइज हो गए हैं, तो आपका बीपी बहुत तेजी से नीचे भी आ जाता है। तो ये एक्यूट राइज, जो ये अचानक से जो बीपी में इतना ज्यादा बदलाव आ जाता है, ये किसी भी एस्थमेटिक कंडीशन में आ सकता है। आपकी धड़कनें बहुत अनियंत्रित हो सकती हैं, इवन लोगों को एएफ हो जाता है। एएफ मतलब जब गति एक सामान्य आए, कोई धड़कन पास आएगी, कोई दूर आएगी, कोई पास आएगी, फिर कोई दूर जाएगी, तो ये जो बीच का गैप है ये अनियंत्रित हो जाता है, तो एएफ हो जाएगा, और एएफ हार्ट को बहुत तेजी से कंप्रोमाइज करता है। तो ये कंडीशन थोड़ी, मतलब इनको काफी क्रिटिकल माना जाता है, और इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर खांसी के बाद लगातार हार्ट रेट बढ़ रही है तो मरीज को दिखाना चाहिए। बिल्कुल। तो उसमें फिर वो क्या करे कि वो फिजिशियन को दिखाए जहाँ पे अस्थमा की, या जहाँ से वो दवाई ले रहा है, या
कार्डियोलॉजी या हार्ट रोग विशेषज्ञ है उनको दिखाएगा वो। देखिए, पहला फर्ज तो जो जैसे किसी पेशेंट जो कोई पल्मोनोलॉजिस्ट के पास गए हैं तो लगभग सभी के पास ईसीजी सुविधा होती है, उनको इवैल्यूएट कर लेना चाहिए। और अगर जरा भी लगता है कि नहीं समस्या है, आपको एक बार दिखा लेना चाहिए। कोई भी चीज अगर बहुत समय तक बनी हुई है, अगर हमारे एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट में उसमें आराम नहीं आ रहा है, जैसे किसी को खांसी जुकाम बुखार हुआ, 100-105 धड़कन कोई असामान्य बात नहीं है, बुखार में सभी का हो जाता है। लेकिन वो बुखार उतर गया है, सांस में आराम मिल गया, फिर भी हमारी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, इसका मतलब अभी कोई रेजिडुअल डिजीज बची हुई है। तो उस कंडीशन में हमको इवैल्यूएशन जरूर कराना चाहिए। और जो प्राइमरी फिजिशियन है, चाहे वो कार्डियक फिजिशियन है या पल्मोनोलॉजिस्ट है, वो हमारा फर्ज बनता है कि अगर एक बीमारी है तो दूसरी बीमारी के बारे में भी हम देखें, और जरूरत पड़े या एहतियातन के तौर पे, जैसे कुछ एक उम्र के बाद आपको 50 की उम्र के लोग हैं या कोई दूसरे कोमॉर्बिड लोग हैं जिनको कि ऑलरेडी हार्ट की समस्या है, बीपी की समस्या है, डायबिटिक हैं, तो उस कंडीशन में हमको ओपिनियन ले लेनी चाहिए। बढ़े हुए, अभी तक हम लोग हार्ट रेट की बात करें, बढ़े हुए कम हो जाता तो कैसे मालूम चलेगा? क्योंकि बढ़ती है तो धक 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 सुनाई देता है, कम हो जाएगी तो फिर क्या दिक्कतें हैं और वो मालूम कैसे चलती है वो? देखिए, धड़कनें कम होना भी उतना ही खतरनाक है या उससे ज्यादा खतरनाक है जितना कि बढ़ना। क्योंकि जब धड़कन हमारी कम हो जाती है तो उसके रुकने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, जिसको कि हम हार्ट अरेस्ट बोलते हैं। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत लोग अचानक से खेलते कूदते हुए हार्ट रुक गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया है, और उनको फिर सीपीआर करना पड़ा। उसमें से काफी लोग बच भी जाते हैं, काफी लोग दुर्भाग्यपूर्ण बच भी नहीं पाते हैं। तो वो भी इतना ही खतरनाक है जितना कि धड़कन का बढ़ना, इवन उससे ज्यादा खतरनाक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो इफेक्टिवली जो ये चेस्ट है हमारी, इसका फोर्स बढ़ जाता है, तो हमको लगता है कि हमारी धड़कन हमको महसूस हो रही है। अगर आप हाथ रखेंगे तो आपको लगेगा कि ये फोर्सफुली लेकिन धीमे से चल रहा है, ऐसा। बिल्कुल। तो ये इसको हम ऐसे इवेल्युएट कर सकते हैं। और मेरा मानना ऐसा है, मैं अपने जितने भी पेशेंट्स हैं और जो इस रिस्क कैटेगरी में आते हैं या प्रिवेंटिव तौर पे, जैसे कि अगर आप मुझसे चाहेंगे, जिसके घर में थोड़ा ओल्ड एज के लोग हैं, तो जैसे हम लोग शुगर वाले लोग अपने घर में एक शुगर नापने की मशीन रखते हैं, शुगर वाले लोग को हम एडवाइस करते हैं कि आप ब्लड प्रेशर की मशीन अपने घर पे रखिए। ऐसे ही हम एडवाइस करते हैं जो लोग लंग्स की डिजीज वाले लोग हैं या ओल्ड एज के लोग या जिनकी गति का थोड़ा सा ऊपर नीचे का है, तो 200-300 रुपए मात्र का एक ऑक्सीमीटर आता है, जिससे कि हम उंगली में लगा के ऑक्सीजन का लेवल चेक करते हैं, उसमें धड़कन भी आती है जी। बड़ा सिंपल तरीका है, आप अपनी पॉकेट से निकालिए, ऐसे लगाइए, विदिन 30 सेकंड्स। आपको कुछ नहीं करना है। आपको कोई नॉर्मली क्या करते हैं लोग, बीपी कफ बांधते हैं, तो थोड़ा सा एक समय टेकिंग प्रोसीजर है। इसमें हमको ले लेना है, क्लिप की तरह ऐसे लगा देना है, उंगली रख देनी है और धड़कन को ऐसे देख लेना है। तो ये एक बहुत इफेक्टिव तरीका है, और इसको लगभग हम रिकमेंड करेंगे कि अगर लोग अपने पास रखते हैं जिनको कि थोड़ा सा रिस्क है या ऑलरेडी किसी बीमारी से जूझ रहे, तो ऑक्सीमीटर रखिए, आप अपनी पल्स को चेक करते रहिए। उसमें आपका पल्स रेट लगातार आएगा, कम होगा तो भी आएगा, ज्यादा होगा तो भी आएगा। और जो सांस रोगी है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल भी आएगा। बहुत बहुत अच्छी बात बताई सर, ऑक्सीमीटर रखना चाहिए। धड़कन तेज अचानक हो जाए और उसके पास कोई साधन नहीं, तो फिर क्या किया जाएगा? उसको पहली प्राथमिकता क्या करनी चाहिए? फर्स्ट क्या होना चाहिए? देखिए, इसमें 2 तरह के इलाज होते हैं। एक होता है कि जब किसी की धड़कन बहुत तेज हो जा रही है, 150-160, उसको चेस्ट पेन हो रहा है। तेज का मतलब इतनी तेज हो जा रही है कि चेस्ट पेन होने लगा है, क्योंकि जब धड़कन तेज होगी तो हार्ट का जो फीलिंग है, जो उसमें हार्ट के अंदर एक धड़कन के दौरान जो खून आता है वो कम आता है। तो कम आने की वजह से उतना ही कम खून हार्ट आगे शरीर को देता है, तो शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा, इवन दिमाग में मूर्छा भी आ सकती है, आप बेहोश भी हो सकते हैं। तो उसको रोकना जरूरी है, क्योंकि इसमें से फिर नहीं तो दोनों में से कोई एक चीज हो जाएगी। तो इसके 2 इलाज होते हैं, एक है जो हम स्वयं कर सकते हैं और दूसरा इलाज है जो कि एक फिजिशियन ही करता है। तो सबसे पहले, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं एक सामान्य आदमी हूँ, मुझे नहीं मालूम है क्या करना है, तो सबसे पहला काम होता है कि हम सीधे बैठ जाएं, अपनी सांस को गहरा खींचें, नाक से जितना गहरा खींच सकते खींच लें और उसको फिर रोक दें। जितनी देर आप रोक के रखेंगे तो लंग्स जो होते हैं वो हमारे सिग्नल दे देते हैं हार्ट को। उससे क्या होता है कि हमारी हार्ट की गति धीरे धीरे कम होने लगती है। इसमें टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने देर तक मैक्सिमम इन्फ्लेट करिए, जितना आप खींच सकते हैं, और रोक लीजिए, तो आपकी जो हृदय की गति है वो धीरे धीरे
कम होने लगती है। बहुत बहुत अच्छी बात सर ये आपने बताई जी सर। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि जो हम अभी हमारी आई बॉल है, हम आँख को नीचे ऐसे बंद करेंगे और ये अपनी उंगली से खुद ही स्वयं ये इसको ऐसे धीरे धीरे प्रेस करेंगे और प्रेस करके रखेंगे, तो यहाँ से एक नर्व हमारा सिग्नल देता है और सेंटर को जाता है, उससे भी हार्ट की गति आपकी कम हो सकती है। ये दो काम हम अपने घर में ही आराम से कर सकते हैं। तीसरा एक काम होता है जो कि हम लोग बिना दवाई के, जैसे हमारे पास ओपीडी में इमरजेंसी में पेशेंट आते हैं, उसको बोलते हैं कार्डियक मसाज। कार्डियक मसाज में क्या करते हैं कि ये हमारी कैरोटिड्स होती हैं, हम इनको मसाज करते हैं, लेकिन ये केवल फिजिशियंस को या उन्हें डॉक्टर करना चाहिए जिनको पता है, ये आम आदमी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है कि आपके बेहोश होने, क्योंकि ये ज्यादा भी कम कर सकती है तो आपके बेहोश होने का खतरा बढ़ जाता है। तो हम इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि लोग फिर अपने घर में तो दिक्कत हो सकती है। ये कार्य नॉर्मली एक डॉक्टर के द्वारा किया जाता है या किसी क्लिनिक में किया जाता है। और ये जो दो कार्य हैं, सांस का लंबा खींचना और आंखों को प्रेशर करना, ये हम लोग अपने घर में कर सकते हैं। खाने में क्या चीजें होनी चाहिए, दिनचर्या सर बता दीजिए कि अगर धड़कन बढ़ रही हो, अस्थमैटिक हो, ब्रोंकाइटिस है, तो क्या खाए और किस तरह से वो अपना दिनचर्या करे। देखिए, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस ये बेसिकली माना जाता है, ये लंग्स है और इसका मेन जो सोर्स है वो हमारी सांस है। जो सांस हम ले रहे हैं, जो हवा हमारे फेफड़ों में जा रही है, वो उसका मेन कारण होता है। उसमें जब भी गड़बड़ होगा तो वो ये रिएक्टिवेट हो जाएगा। तो सबसे पहला तो ये है कि हमको अपनी जो सांस लेने वाली हवा है उसको हम साफ रखें। जैसे कि घर में रखें तो साफ हवा में रहें, खुले में रहें, बंद कमरों में ना रहें जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, उसमें वेंटिलेशन का इंतजाम जरूर करें। घर में खिड़कियाँ, वेंटिलेशन, दरवाजे मैक्सिमम टाइम खोल कर रखें, जिससे कि अंदर मॉइस्चर ना बने, क्योंकि मॉइस्चर बनेगा तो अंदर हिडन फंगस और वो सब बन जाता है, जो कि आपको बार बार इरिटेट करता रहेगा। घरों के अंदर पर्याप्त मात्रा में रोशनी जानी चाहिए। घर जो है वो कभी भी डैम्प नहीं होने चाहिए। दूसरा, अगर आप कहीं धूल मिट्टी वाली जगह पे जा रहे हैं तो आप मास्क लगाएं। मास्क से क्या होता है कि जो हमारा एलर्जेंस है, जो धूल है, वो अंदर नहीं जाएगी, उसको रिएक्टिवेट नहीं करेंगी। बहुत ठंडी हवा और बहुत गर्म हवा से बचना है। जैसे सर्दियों में हमको घर में ब्लोवर नहीं लगाना है। उससे क्या होता है कि ब्लोवर जो होता है वो ऑक्सीजन को खींच लेता है और कमरे की हवा के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तो उसमें आपको ऑक्सीजन कम मिलेगी। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, अगर आप कुछ जला रहे हैं तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है और आपको वो सांस के आपका जो सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर, उसको डिप्रेस कर देती है, आपकी सांस रुक जाती है। बहुत बार हमने इस बार देखा है कि अंगीठी की वजह से बंद कमरों में 4-4, 5-5 लोग इकट्ठा मर गए हैं। तो ये बहुत खराब चीज है, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी गर्म हवाएं होती है, अगर आप बहुत अभी गर्मी का मौसम आएगा, लुएं चलेंगी, तो हमको इन सब से बच कर रहना है, क्योंकि ये एक इरिटेंट का काम करती है। जैसे ही हमारे लंग्स में जाएंगी वहां पे इरिटेशन करेंगे और हमको, जैसे सर्दियों में अस्थमा होता है, ऐसे वो गर्मियों में भी अस्थमा हो सकता है। तो ये हार्ट रोगियों के लिए भी यही चीज है, सभी के लिए है, क्योंकि लंग्स और हार्ट ये एक यूनिट है। आप इसको अलग मत देखिए, ये दो अंग जरूर हैं, क्योंकि हार्ट, लंग्स और हार्ट, दाएं और बाएं हिस्से, हार्ट के बाएं और दाएं हिस्से के बीच में लंग्स आता है। तो ये दो अंग जरूर हैं, लेकिन ये एक ही साथ है। दाया, पहले हार्ट का दायां हिस्सा आएगा, फिर लंग्स आएंगे, फिर हार्ट का बायां हिस्सा आएगा, तो कहीं से भी अलग नहीं है। गर्मी आ रही है, उसमें सर हार्ट रोगी किस तरह से अपने आप को रखे, स्वस्थ रखे, किस प्रकार। गर्मियों में क्या समस्या आती है कि एक तो हीट वेव चलती है, जल्दी से बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन होगा, पानी की मात्रा जो है वो शरीर के अंदर कम हो जाती है, हमारा खून का वॉल्यूम कम होने लगता है, तो एक जो कंपैरेटिव जो ये सुगड़न होती है ब्लड के वॉल्यूम में, ये धीरे धीरे हमारे बीपी को कम कर सकती है। दूसरा, अगर आप बहुत ज्यादा गर्मी में रह रहे हैं तो उसको, गर्मी को, शरीर को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो एक इस तरह से भगवान ने बनाया है कि हमारा शरीर खुद को गर्म भी कर सकता है अपने आप ही और खुद को ठंडा भी। ये एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह है। टेम्परेचर बाहर का बढ़ेगा, शरीर अपने आप ठंडा कर लेगा, बाहर का टेम्परेचर कम होगा, शरीर अपने आप उसको गर्म कर देगा। लेकिन ये कब करेगा? इसके लिए हार्ट को मेहनत करनी पड़ेगी। ये दोनों काम केवल हार्ट ही कर सकता है। खून का बहाव बढ़ा के ही ये सब कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो बेसिकली अल्टीमेटली गर्मी का भी असर और सर्दी का भी असर वो पड़ना आपके हार्ट के ऊपर ही है।
तो उस कंडीशन में हमको अपने हार्ट को विशेष रूप से ध्यान देना है। अगर आप ऑलरेडी किसी बीमारी से ग्रसित हैं, कोई आप इलाज ले रहे हैं डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर का या हार्ट की किसी अन्य बीमारी का इलाज ले रहे हैं, तो आपको और ज्यादा ध्यान रखना है। और जो सामान्य चीज होती है जैसे कि आप बहुत तेज धूप में नहीं निकलिए, क्योंकि जैसे ही आप धूप में निकलेंगे आपको स्वेटिंग होगी, आपको पसीना बहुत आएगा, आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे, तो आप रास्ते में चलते चलते चक्कर खा सकते हैं। तो हमको धूप से बचना है, बहुत गर्मी से बचना है, गर्मियों में पानी बहुत पीना है जिससे कि किसी तरह से डिहाइड्रेशन ना होना पाए। और जैसे कि ये जो मेन जो आज का इसका मोटो है कि किसी भी समस्या से अगर आपको लग रहा है कि ये असामान्य है या मेरे साथ एक दिन से ज्यादा दिन से हो रही है, तो आप निश्चित रूप से किसी फिजिशियन को, नॉर्मल फिजिशियन को, कार्डियक फिजिशियंस को या किसी को भी डॉक्टर को आप जरूर दिखाएं, क्योंकि जागरूकता बहुत जरूरी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया, बहुत अच्छी जानकारी दी। कुछ चीजें आपने बताई किस तरह से अपने आप को, धड़कन तेज हो तो बचाया भी जा सकता है, और डॉक्टरों से निश्चित रूप से मिलें और उन्हीं के प्रिस्क्राइब दवाइयाँ लें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत।